अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज लाहौर सियासत का गढ़ बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे और आज वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया। इसके साथ साथ उनकी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी एक अहम मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है। गवर्नर पंजाब को यह हुक्म जारी किया गया है कि कल तक आप नए चीफ मिनिस्टर से हलफ ले लें, वरना किसी और शख्स को अपना नुमाइंदा नामजद करके उनसे हलफ बर्दारी की ये तकरीब जो है वो मुनक्किद करवाई जाए। इमरान खान साहब के कन्वेंशन से सबसे पहले जिक्र करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अहम कुछ बातें कही हैं उन्होंने आज अपने वर्कर्स कन्वेंशन में। उन्होंने क्या फरमाया है, सुनिएगा जरा। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे, लोगों के अंदर जाके हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक की तबलीग करें। कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। ये आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर इफनानुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये 20 लाख लोगों का उन्होंने कहा है कि 20 लाख लोग जो हैं इस्लामाबाद पहुँचे। ज़रा अगर सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर ले, ये रियलिस्टिक फिगर आपको लगता है 20 लाख लोग इमरान खान साहब लाने की कैपेसिटी रखते हैं? जलसे उनके बहुत अच्छे हुए, पेशावर के अंदर, कराची में, लाहौर में बड़े अच्छे जलसे हुए, लेकिन क्या 20 लाख लोग लाए जा सकते हैं इस्लामाबाद? शुक्रिया मंसूर। देखिए, इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही लेना चाहिए। हमारे यहाँ इस शहर में एक जलसा ऐसा हुआ था जिसके बारे में सारे मीडिया को कहा गया था कि 60 लाख लोग हैं, और दूसरे दिन अखबार में छपा भी कि 60 लाख लोग। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, यानी मिलियन मार्च जब कहा जाता है तो क्या 10 लाख लोग होते हैं उसमें? नहीं होते, लेकिन कहा जाता है। आप भी लिखते हैं, मैं भी कहता हूँ कि मिलियन मार्च, हमने एक टर्म यूज कर ली है मिलियन मार्च। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो 50,000 कमिटेड लोग लेकर भी पहुंचे तो वो एक बहुत बड़ी फिगर होती है। एक ऐसी फिगर होती है 50,000 कमिटेड लोग। देखिए, किसी मूवमेंट को चलाने के लिए आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं चाहिए होते हैं। अच्छा। मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना किस तरह है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इमरान खान 20 लाख लोग नहीं, 5 लाख लोग लेके पहुंच जाएं, 2 लाख लोग पहुंच जाए, 1 लाख लोग, असल इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उसमें मोटिवेशन कितनी होगी, उसमें जज्बा कितना होगा, और फिर उसके बाद जब वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या लोग पहुंच कर सिर्फ बैठ जाएं बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा? तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि क्या उनका लाएअमल होगा, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ा शो होगा, एक अच्छा शो होगा, एक जो है जोशीला शो होगा। लेकिन ये फिगर्स, जाहिर है मैं उस फिगर पे इसलिए कमेंट नहीं करता कि हर पॉलिटिकल लीडर्स इसी तरह की बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन मज़हर साहब, अगर इसका मुआवजा किया जाए 2014 के धरने के साथ, तो कौन सी चीज़ें मुश्तरक नज़र आती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आती हैं? देखिए मंसूर, 2014 की जो धरना था वो बेसिकली मूवमेंट शुरू हुई थी 2013 में, जब इलेक्शंस हो गए थे। अब इलेक्शंस जब होते हैं और इलेक्शन की जो फजा होती है उसमें लोग सड़कों पे होते हैं ऑलरेडी, और उसमें मूवमेंट चलाना बड़ा आसान होता है। तो 2013 में जब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की कि 4 हल्के खोले जाएं, उसको बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने अच्छी तरह हैंडल नहीं किया, वरना ये मूवमेंट 2014 तक नहीं जाती। वो अगर वो 4 हल्के खुलवा देते, नवाज शरीफ कह देते कि कोई मसला नहीं है, 4 हल्के खोलना क्या, आप दोबारा इलेक्शन करा लें, तो इमरान खान के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन उसको वहाँ नहीं मानी गई बात। फिर बदकिस्मती से मॉडल टाउन वाला जो वाक़या हुआ, उसने ज़ाहिर है किसी भी मूवमेंट में अगर खून शामिल हो जाए तो वो मूवमेंट पिक कर लेती है। तो मॉडल टाउन का जो वाक़या था वो टर्निंग पॉइंट था, और वो उसके बाद ज़ाहिर है डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास एक ऑर्गेनाइज कैडर है, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी साथ थे, इमरान खान भी साथ थे, तो एक बड़ा टेम्पो तो उन्होंने बिल्ड कर लिया था। लेकिन उसका एंड क्या हुआ? उसका एंड ये हुआ कि क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट के साथ लोग खड़े हो गए, यानी जो वहाँ की अपोजिशन थी उसने अनप्रेसिडेंट तरीके से उसने कहा कि नहीं, हमारे ला के इख्तिलाफ सही, लेकिन अगर पार्लियामेंट पे कोई वो हो रहा है और कोई गैर आईनी काम होने जा रहा है तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि एक प्रेशर बन रहा था, तो वहाँ एक डिफिकल्टी हुई। लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही हुए ना, मुज़ाकरात हुए, जुडिशल कमीशन बना,
जुडिशल कमीशन की जो भी फाइंडिंग्स थी वो इमरान खान ने उसको कबूल किया। बीच में एपीएस वाला वाकया हो गया जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो मुअत्तल करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही होते हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसले का हल निकलता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान या पीटीआई, अगर फ़र्ज़ करें कोई एक बहुत ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या पीटीआई मुज़ाकरात करेगी, क्या गवर्नमेंट उनसे मुज़ाकरात करेगी और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? अल्टीमेटली मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलना है। हाँ, वो अलग बात है कि आप उसको एजिटेशन कहें, क्या करें, लेकिन अगर सिर्फ महज 2014 की तरह का धरना देना है तो मेरा ख्याल है वो सस्टेनेबल उस तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा हेक्टिक काम है। कितने महीने आप वो कर सकते हैं, कितने महीने ड्रैग कर सकते हैं, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए एक चैलेंज जरूर होगा। सेनेटर इरफान साहब, ये हम बात कर रहे थे कि 2014 के अंदर कुछ गलतियां भी हुई, 2013 से लेकर 2014 के दरमियान। अब इस वक्त जुडिशल कमीशन का एक मुतालबा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बेहतर ना हो सर इस वक्त अगर आप पहले ही इंगेज कर लें इस वक्त इमरान खान साहब को और एक जुडिशल कमीशन का एक्चुअली ऐलान कर दें जो इस मामले की तहकीकात कर ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आप लोगों को भी बाद में किसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 2013 का जो रिज़ल्ट था वो इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया था। जिस दिन रिज़ल्ट आया था उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था और ये बात सारी दुनिया ने देखी थी। और उसके बाद इन्होंने जो है वो कई महीने कुछ भी नहीं किया और फिर अगले साल अप्रैल में इन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो हम जो है ये 3-4 हल्के हैं और ये है, और उसके बाद इन्होंने जो अपनी तहरीक का अनाउंस कर दिया 1-1.5 महीने बाद, और फिर वो 126 दिन ये लोग बैठे रहे और आपको पता है उसके बाद फिर ये लोग घर चले गए। तो ये इन टोटल क्या कहते हैं मामला किया था। और ये जो है ये बहाने होते हैं। देखें, उस वक्त लंदन प्लान था, अब ये जो है इन्होंने एक और बहाना पकड़ लिया है कि जी जो है जुडिशल कमीशन। बात ये है कि जो जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है, जजेस ने तो देख के ही फैसला दिया था ना, वो जो 5 मेंबर बेंच थी, आपने सारे एविडेंस उनको दिए, सब कुछ दिया, उन्होंने उसके बाद फैसला दिया। तो आपने उस फैसले के ऊपर कहा कि जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं उस फैसले को आपने मानने के लिए आपने जिस तरह माना सारा पाकिस्तान जानता है कि उस दिन रात को क्या हुआ था। तो ये सारी बातें सामने रख के देखें, इमरान खान साहब एक फाशिस्ट सोच के आदमी हैं, वो जमहूरियत पसंद नहीं है। आप अभी भी देख लें जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, जो अभी तक गवर्नर उनके जो है लगाए हुए कर रहे हैं, जो सदर उनके लगाए हुए कर रहे हैं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं उनको आप जितना गिवन करेंगे ये उतना ज़्यादा आपके सर पर चढ़ के नाचेंगे। हमने ये करके देख लिया। ये तो आपका काउंटर प्लान क्या है सर? आप किस तरह काउंटर करेंगे इस सारी चीज को? देखिए, हम जो है वो जो भी क्या कहते हैं इनका डेमोक्रेटिक राइट है कि ये कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, अपना कोई कहीं पे वो कर सकते हैं, हम इसके अंदर कोई मसला नहीं है, वो ला के अपना प्रोटेस्ट वगैरह कर लें। लेकिन ये अगर इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की, लोगों को बहकाया, कोई गैर कानूनी काम किया, तो ये उसका फिर जो है वो जो है अपना कानून के मुताबिक इनसे डील किया जाएगा। आलिया साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मजहर साहब का भी ये मानना है, और इसमें अगर मैं 1-2 पॉइंट्स बीच में डाल के आपसे सवाल कर लूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो 2014 से अगर मुमासलत नहीं रखती तो उसके अंदर एक तो डॉक्टर तारिक कादरी इस बार आपके साथ नहीं है, मौसम बड़ा गर्म होने जा रहा है, 40 डिग्री से 45 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर जाने लगे हैं, और इसके साथ साथ इस मरतबा हुकूमत भी जो है वो आप लोगों को कोई ज़्यादा फ्री हैंड देने का इरादा नहीं रखती। तो इस सारी चीज़ के साथ उसके बाद भी इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे, तो ये 20 लाख लोग किस तरह मुमकिन होगा जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर साहब। मंसूर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जब जंग लाजिम हो ना तो लश्कर नहीं देखा करते। आप 20 लाख तो छोड़ दें, अब ये गिनती करते रह जाएंगे और पाकिस्तानी निकलते रह जाएंगे। इन्होंने लाहौर जलसे से पहले कंटेनर 5 बजे लगाना शुरू किए, लोग रोजे की हालत में अफ्तारी छोड़ के सड़कों पर निकल आए और जिसको जहां से मौका मिला वो वहां पर पहुंचा। इलेक्शन कमीशन, अभी फाशिस्ट हुकूमत की बात हुई थी ना, फाशिज्म मैं जरा बताती हूँ। एक तो आप लाहौर का देख लें, रोजे के अंदर लोग 3-3 किलोमीटर, आप सबने देखा, ये मैं कोई वो हवा में बात नहीं करी। इलेक्शन कमीशन में हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर 11 पार्टियों ने जलसी अनाउंस की थी, हमने कोई कंटेनर लगाया था, फ्री हैंड दे दिया था। इन्होंने अभी कल क्या किया, इन्होंने कंटेनर्स लगा दिए। ये कंटेनर्स लगाएं, ये रोड्स ब्लॉक करें, क्योंकि ये तहरीक जो है ना, ये इमरान खान की, आलिया हमजा की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी की भी तहरीक नहीं है, ये तहरीक है पाकिस्तान की। ये तहरीक है पाकिस्तान
के बच्चों की मुस्तकबिल की, ये तहरीक है आजाद खारजा पॉलिसी की, ये तहरीक है इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजने की, ये तहरीक है ये जो आइन और कानून की धज्जियां जिस तरह पहले जो है इन्होंने नेशनल असेंबली में और उसके बाद अब पंजाब असेंबली में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई है, जिस तरह से हमारे अरकान के वोट डाले गए, कि यहाँ पर बात करें ना आइन और कानून में बता देती हूँ 177 मेंबर्स हो टोटल मिला के PMLN के पीपल्स पार्टी के, और 5 इनके साथ आप आजाद मिला दें उसके बाद, और हमारे और काफ लीग क्यों 194 मेंबर और निकले 197 मेंबर मुनहरिफ अरकान से वोट डलवाएं। हमारा जो मुनहरिफ स्पीकर है उससे आप वो इलेक्शन वहां पर रिग्ड कराएं, और उसके बाद आप ये कहें कि आइन और कानून, कौन सा आइन और कानून। और थोड़ी सी मैं इनकी तारीख के साथ जरा, लेकिन आलिया साहबा ये इस सारी चीज के अंदर ये बताइए कोर्ट आपके खिलाफ फैसला क्यों दे रहा है? कोर्ट ये हुक्म क्यों जारी कर रहा है कि जी गवर्नर साहब आप जाके हलफ लीजिए इनसे? कोर्ट ने तो सारी चीजें कंसिडर की है ना, उसके बाद ये फैसला दिया। मैं यही तो अब बताने लगी हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं बड़ी इसमें डिटेल से जवाब देना चाहती हूँ। सिर्फ शेर पढ़ के तो मुनसिफ को मसलहत की जबान रास आ गई, गो फैसला हुआ मगर इंसाफ कब हुआ। सवाल मेरा ये है, 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि गवर्नर ने तो एडवाइस लेनी है प्रेसिडेंट से, अभी तो गवर्नर एडवाइस ले रहा था, तो आज आपने दूसरा फैसला दे दिया। अब कंफ्यूज कौन है? कोर्ट कंफ्यूज है, हम कंफ्यूज है, कौन है? दूसरी चीज जो आज फैसला आया, फैसले में क्या कहा गया? उन्होंने कोई ऑर्डर या कोई उन्होंने इस वक्त डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने प्रपोज किया है, सजेस्ट किया है, एडवाइस किया है, और आइन और कानून के लिहाज से ये गवर्नर ने फैसला करना है कि उसने क्या करना है। लेकिन हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, जब 2 दिन पहले जजमेंट में ये कहा गया कि आपने आइन के लिहाज से अपनी एडवाइस लेनी है, उन्होंने गवर्नर साहब ने पूरी रिपोर्ट बनाई, प्रेसिडेंट साहब को दे दी, अभी प्रेसिडेंट साहब तो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर यानी इनको ओथ लेने की इतनी जल्दी है। अब जरा आ जाए ना, ये जो आलिया साहबा, ये एक मिनट जरा पहले जरा फैसले के ऊपर बात कर लें। आप बेसिकली पैराग्राफ जो पॉइंट नंबर 2 है इस फैसले का, आप उसके बारे में बात कर रही हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स आर that being the case, it is suggested, advised, proposed that governor shall ensure the completion of the process of administration of oath of Chief Minister Punjab, either himself or through his nominee, in terms of Article 255 of the Constitution or before 28/4/2022. तो क्या आपकी बात से मैं ये अक्स करूं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जी ये ठीक है, तो प्रपोजल है, हमें ज़रूरी नहीं है कि इस प्रपोजल को हम लोग फॉलो करें? देखें जी, मैं तो अभी अदालती कार्रवाइयों पर आती हूँ, फिर उसके बाद में आती हूँ कि क्या होना चाहिए। और बसद एहतराम में आज सिर्फ आज की 3 अदालती कार्रवाइयाँ, 16 अरब का एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, फर्द जुर्म लगना था किसके ऊपर? मैं वो बाद में बात करते हैं ना, मैं आना है उसके ऊपर, मैं आना है। एक सेकंड मंसूर साहब, मैं कोई और बात करने लगी हूँ, आप उस पर डिटेल में हम बात करेंगे, मुझे सिर्फ आज की कार्रवाइयां बताने हैं, ठीक है? 15 मई तक वो डेफर हो गया क्योंकि आज उन्होंने काबीना का इजलास चेयर करना था। क्या मतलब, मुल्क का नाम रोशन हुआ है। दूसरे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम थे उनके बारे में जो आप ये बता रहे हैं कि रात 12 बजे से पहले उनका ओथ होना है, उसकी डेडलाइन है, और सदर को यह भी कहा गया कि तजावीज भिजवाएं। तीसरा, मरियम नवाज के उम्रे का केस, यानी अभी उनका पासपोर्ट नैब के पास है, अदालत के अंदर केस लगा हुआ है, लिस्ट शाया होती है, उसमें मरियम बीबी का नाम आ जाता है। स्कूल में इतने बेंच नहीं टूटते, एक दिन की तारीख में 3 बेंच टूट जाते हैं, चौथा बेंच बनने लगता है, वो अपनी वापस ले लेती हैं अपनी एप्लीकेशन। अब जरा सुनिएगा, इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है? स्पीकर की रूलिंग, कल अदम करार, अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए रात को अदालत खुल जाती है। 8 बजे हम पिटिशन फाइल 8 बजे पिटिशन फाइल होती है, 2 मिनट में फैसला आता है कि वजीर आजम मरासला पब्लिक नहीं कर सकते। रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होती, दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे वजीर आजम पे तौहीन अदालत लगाने के लिए अदालत खुल जाती है। 11 बजे इस्लामाबाद कोर्ट खुल जाता है कि आर्मी चीफ को बरतरफी से रोको, हालांकि वो ऐसी कोई समरी गई नहीं होती। हमजा साहब दरख्वास्त देते हैं, जो ये मुजरिम आला के जो बेटे साहब है, कि सीएम का इलेक्शन करवाओ, फौरन मंजूर। 3 टाइम्स इन 1 डे 3 दफा अदालत लगती है सिर्फ सीएम बनाने के लिए। डिप्टी स्पीकर को इख्तियार दो, फौरन मंजूर। हल्फ दिलाओ, फौरन मंजूर। सदर साहब को धमकियां दी जा रही हैं इस वक्त, जो है जजेस को धमकियां, वो गवर्नर साहब को धमकियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ मुजरिमों को पासपोर्ट इशू कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं
इसलिए इदारों पर सवाल उठ रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम पूछ रही है कि क्या शरीफ के लिए कोई और मयार है और गरीबों के लिए कोई और मयार है। मज़हर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आई गॉट योर पॉइंट। मज़हर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। सर, अगर आप ये नैरेटिव उठा के देखें तो बेसिकली जो सवाल उठा रही हैं आलिया साहिबा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है कि तमाम इदारों के ऊपर जो है वो इस वक्त वो सवाल उठा रहे हैं, सवाए इस्टेब्लिशमेंट के। इस्टेब्लिशमेंट की हद तक अभी नहीं गए, लेकिन शायद वो भी आगे मेन्यू के अंदर मौजूद हो। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी के ऊपर वो सवाल उठा रही हैं कि जी ये क्या चक्कर है, ये क्यों फास्ट ट्रैक के ऊपर ये सारी जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर कर लिया जाता है और उनकी हेयरिंग भी होती है और उसके बाद फैसला भी सुना दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज दे प्लेइंग अ डेंजरस गेम और इज इट द करेक्ट गेम जो वो ये खेल रहे हैं? देखिए मंसूर, जो आलिया साहिबा बात कर रही हैं उसमें वजन तो है। मुझे आप ये बताएं कि ये मतलब साथ में मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि पनामा में भी यही हुआ था कि विद इन अ ईयर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई, ट्रायल भी हो गया, कन्विक्शन भी हो गई। कितने केसेस में, इस तरह के केसेस में इतनी जल्दी फैसले होते हैं? नहीं होते। हमारी यहाँ बदकिस्मती से अदालतें जब सियासी जो मुकदमात होते हैं उसमें हमारी स्पीड बहुत तेज़ होती है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे वो कितना ही सीरियस केस हो, उसमें बहुत डिले होता है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसीलिए एक ज़माने में प्रपोजल आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दी जाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से इस मामलात को देखें, बाकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह दूसरे मामलात को देखती हैं जो नॉर्मल उनका प्रोसीजर है। लेकिन यही होगा ना कि जब एकदम किसी एक पासपोर्ट की खातिर आप 3 बेंच बनाएं तो ये सवाल तो उठता है ना कि ऐसा क्या है। मतलब अभी अगर फ़र्ज़ करें मरियम नवाज़ साहिबा अभी उम्रे पे नहीं जा सकती तो बाद में सऊदी अरब जा सकती हैं। उम्रा तो आप किसी वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन बेंच 1, 2, 3, चौथा बेंच, ये बिल्कुल संजीदा सवाल है। ये ऐसे नहीं है कि इन सवाल को आप नज़रअंदाज कर सकें कि यकायक एकदम डेट्स क्यों फिक्स हो जाती हैं और यकायक डेट्स जो है वो गैर मुआयना मुद्दत के लिए क्यों मुलतवी हो जाती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि सिर्फ आज की बात नहीं है, ये होता रहा है पाकिस्तान की सियासत में, ये होता रहा है। ये भी कोई बात नहीं है कि अक्यूज़ जो है, हम अक्यूज़ को कन्विक्ट समझने लगे हैं जी। अगर किसी का अभी फर्द जुर्म आयद हुई है ना, फर्द जुर्म आयद होने के क्या माने होते हैं? क्या वो मुजरिम हो गया? यानी वो पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूफ अदरवाइज, ये जिससे कानून का वो है। लेकिन हम उस पर्सन को कन्विक्ट डिक्लेयर कर देते हैं जिस दिन उस पर केस रजिस्टर होता है। वरना इस तरह अगर आप देखें तो आरिफ अलवी साहब पे भी केस था, इमरान खान साहब पे भी केस था, और भी जितने उनके वज़रा हैं, बहुत से वज़रा हैं। मैं पिछली कैबिनेट के एक ऐसे वज़ीर के भी नाम बता सकता हूँ जो उन 54 अफराद में शामिल थे जिन्हें 1981 में PIA हाईजैकिंग में भेजा गया था, दमास्कस भेजा गया था। तो हमारे यहाँ ये रहा है, पॉलिटिकल केसेस भी बनते हैं, जेन्युइन केसेस भी बनते हैं, लेकिन ये सवाल उनका बिल्कुल ठीक है कि ऐसा क्या है कि यकायक केसेस जो हैं वो लग जाते हैं। अच्छा, वैसे मज़हर साहब, मुझे मज़हर साहब वैसी एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जस्ट ऑन अ लाइटर नोट हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आपके ख्याल में इनको पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, या ये जानते हुए भी एक्चुअली अनजान बन रहे हैं? सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिएगा। इनको बिल्कुल पता है और इन्हें बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट पता है। ठीक, ये सिर्फ नी का मामला नहीं है, बहुत सारे मामला हैं। ठीक है, आलिया साहिबा की हंसी भी जो है वो कुछ यही रिफ्लेक्शन दे रही है। मैं पूछता हूँ ये क्यों हंस रही है, मैं पूछता हूँ। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इदारों के ऊपर अदम एतमाद की। मज़हर साहब ने कहा कि आलिया हमजा साहिबा जो एतराज़ात उठा रही हैं उसके अंदर वेट नज़र आता है, लेकिन साथ ही साथ आलिया साहिबा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी थी। अब इस सारी चीज़ के दौरान आज भी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से दोबारा उनको तनकीद का निशाना बनाया। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिएगा ज़रा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये अकेला आदमी फैसले करता है।
इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। अगर आपको पार्टीज की फंडिंग के केस देखने हैं तो सबके इकट्ठे सुने, क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है? वो दो बाकी पार्टीज के केस नहीं सुनते। ये साजिश है इसकी। आप जो इलेक्शन कमिश्नर हो, आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं। वो समझते आप जानेदार है, नून लीग के एजेंट है। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का। आपको रिजाइन करना चाहिए। आपको रिजाइन करना चाहिए। सेनेटर साहब, ये सारी गुफ्तगू सर जब आपने सुनी है तो उसके बाद ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगले इलेक्शन किस तरह करवाएंगे, और साथ ही साथ अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो इमरान खान साहब तो पहले ही इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इतना डाउट क्रिएट कर चुके हैं कि आई एम प्रीटी श्योर वो इस फैसले को भी अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अगर इनके खिलाफ आया तो। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब किसी ऐसे फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ आएगा, और वो चोर मचाए शोर वाली बात है। कहते हैं 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, 7 साल हो गए, उसके बाद भी अगर इनको नहीं क्या कहते हैं तकलीफ है इस बात की, तो इसका कोई इलाज तो नहीं किया जा सकता ना। बात यह है कि आरिफ नकवी से $22 मिलियन नहीं लेने चाहिए था ना इमरान खान को। इमरान खान को इंडियन नेशनल से, यहूदियों से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए थी ना। अब जब फैसला आने जा रहा है, जो दस्तावेज ये साबित करते हैं कि इन्होंने फॉरेन नेशनल से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर सियासत की है, तो इनको तकलीफ हो रही है। और ये आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो पनामा के ऊपर जो है वो डंडोरे पीटते थे कि क्या जबरदस्त फैसला आ गया जी, इंसाफ हो गया है। पेंडोरा पेपर्स हुए, किसी ने आज तक पूछा ही नहीं जिसमें इमरान खान साहब के लोगों के नाम थे। और मुझे ये बताएं, वो फराह गोगी को किसने भगाया है? उसको किसी ने यहाँ से FIA से यहाँ से किसी ने भगाया है ना, क्या कहते हैं, उसका जवाब कौन देगा? बुशरा बीबी की गुजरावाला के पास हाउसिंग सोसाइटी बन गई है, इसका क्या जवाब है आपके पास? इमरान खान ने तोशा खाना के अंदर डाके मारे, इसका क्या जवाब है? नहीं, लेकिन मुराद साहब ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर डाके मारे, क्या जवाब है इसका? ये जवाब है सर सवाल सुन लीजिएगा। आप ये जो भी सर इल्जामात लगा रहे हैं, अभी तक इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई किसी भी खातून के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये टेलीविजन गॉसिप के लिए तो डिस्कस हो रहा है, उसके ऊपर बातें हो रही हैं। 2 हफ्ते अभी मेरी गुजारिश सुन लेना, अभी 2 हफ्ते हुए हैं ना, अभी आप थोड़ा सा सब्र कर जाए। FIA ने अपनी तोशा खाना के से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, कर दी ऑलरेडी। और फराह गोगी के जो जायदादें हैं उसकी लिस्टें जो हैं वो सारी की सारी आ गई है, कहते हैं सोशल मीडिया पे। आप भी कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। एक खातून जो जाहिल अनपढ़ थी, जिनका इमरान खान साहब के साथ खाली ताल्लुक था, उन्होंने इतना पैसा कहां से बना लिया इनके दौर के अंदर। और मुझे ये बताएं कि ये जुडिशल कमीशन करते हैं, एक तरफ कहते हैं जुडिशल कमीशन चाहिए और दूसरी तरफ जुडिशरी के फैसले नहीं मानते और कहते हैं ये ठीक नहीं है। ये कोई इस तरह की जुडिशरी नहीं इनको मिल सकती जिसके अंदर इनके हक में फैसले आए। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के हक में फैसला है तो कहे कि क्या जबरदस्त है, कहते हैं निजाम बड़ा, इससे तो अच्छा निजाम ही कोई नहीं है। और अपने खिलाफ आए तो कहेंगे क्या बहुत बुरा हो गया। मुझे बताएं PTV पे हमला किसने करवाया था? उस वक्त जब इमरान खान वजीर आजम बन रहा था, उसके ऊपर फर्द जुर्म लगा हुआ था PTV हमला केस में, और सदर के ऊपर भी लगा हुआ था, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। इनकी ज्यादातर काबीना के ऊपर बहुत सारे मामला के ऊपर डिफरेंट जगहों पे नैब के केसेस थे, इन्होंने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। ठीक, ये जिन लोगों को खुद बोलते रहे कि वो बहुत बड़े डाकू हैं, उनको इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ आज तक। तो ये सारे के सारे ये जो बातें हैं टीवी पे आके भाषण देना, ये बड़ा आसान काम है। बात ये है कि इमरान खान साहब इस बात का जवाब दें कि ये कौन थी, कौन वो फराह गोगी साहिबा कौन थी। जब उनसे सवाल पूछा उस रिपोर्टर ने तो जवाब क्यों नहीं दिया? आलिया साहब बाएं करने लग गए। आलिया साहब बता देती हैं, सारे पूछते रहे उनसे कि आप उसका बताएं, उसका जवाब ही नहीं दिया। और खाली ये नहीं, उसके ये उनकी तस्वीरें मौजूद हैं इनके घर के अंदर, शादी के ऊपर वो मौजूद थी उनकी। तो ये इतना कोई मामला नहीं है कि आप पहले उनको माल बनाने दो और बाद में कहोगे कि हमें। आलिया साहबा, आप लोगों का तो फराह गोगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर वो मौजूदा हुकूमत उनको प्रोसिक्यूट करती है या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है या इंटरपोल के जरिए उनको वापस लाने की कोई अटेम्प्ट करती है, आपको तो कोई इतराज नहीं होगा इस सारी बात पे। मंसूर साहब, बड़ी इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, इन 2 बातों का जवाब देकर डिस्कशन पर वापस जाते हैं, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल बात करते हैं। असल में ना इमरान खान साहब जो है ना, अपने मामू की, फुफ्फी की, सास की, बेटी की, भांजी की, नवासी के भी जिम्मेदार हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपने बेटों के, अपनी बेटी के जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो बिल्कुल जो है ना, उनको भूल जाता है कि उनकी बीवी के अकाउंट में किसने पैसे डाले थे, बेटे के अकाउंट में किसने डाले थे, बेटा कौन सा कारोबार
इस्तेमाल करते हैं। असल में ना इमरान खान ने तो सारी दुनिया का, अपने मिनिस्टर्स का भी ठेका उठाया हुआ है, अपने MNAs का भी ठेका उठाया, MPs का भी उठाया, उनके घर में अगर कोई मुलाजमा भी है उसका भी उठाए, लेकिन ये किसी के जिम्मेदार नहीं है। इसलिए करें केस, पकड़े उसको, अच्छा, उसने जो भी किया है साबित करें। हमें आकर क्या सुनाना है? सिर्फ 1 मिनट। और वो साहिबा जो है ना, उनके सुसर PMLN के हैं, और PMLN का ये जो वो चला था ना एपिसोड होटल वाला, होटल के वजीर आला बनने वाला, उसमें वो उस वक्त बैठे हुए थे और वो स्पीकर बने हुए थे। तो सबसे पहले तो उन्हें बुलाकर पूछे आपकी बहू ने ये किया है, तो ले जवाब हमसे। उन्होंने कहा जी मेरा इस बहू से कोई ताल्लुक नहीं है। आरिफ नकवी, कोई ताल्लुक नहीं है ना इमरान खान साहब का ना PTI का। जाए मैं वही कह रहा हूं ना, आप ये अच्छी बात होगी ना, क्लियर हो गया, आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कोई एतराज नहीं। हम बहुत क्लियर हैं, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। लाएं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, अदालतें मौजूद हैं, नैब मौजूद हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करें। यहाँ पर ये घड़ी का इल्जाम 2 करोड़ का लगाते हैं, जिसकी पेशावरी चप्पल यहाँ वो नीलाम करने को रखे ना, अरबों में बिके। इससे ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि और बहुत चीज है। मैं इमरान खान साहब की पेशावरी चप्पल की और उनके बैट की बात कर रही हूँ। चले छोड़े, मैंने इसीलिए कहा था ना लॉजिकल बात क्या करें। अब आज आरिफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की आपको रिपोर्ट याद नहीं है? देखिए 1 सेकंड मंसूर साहब, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन इंटरप्ट। अच्छा जी, आरिफ नकवी का वॉल स्ट्रीट जर्नल आपको याद है? $20 मिलियन ब्राइब किसको दिया था? शरीफ बरादरान को। मेरी रिपोर्ट नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। आज तक 8 साल गुजर गए, ना इन्होंने उसको, वो आपका बंदा है। 1 सेकंड ना, आदत है इनको, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है। हमारा बंदा है, लेकिन ब्राइब नहीं, आप गलत बात ना करें प्लीज। हवाई ना मारे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये बिल्कुल 100% झूठ है। ऐसा हुआ है, मतलब फैक्चुअली आरिफ नकवी आपको पैसे देता था भाई, आरिफ नकवी आपको पैसे देता था। बशीर मेमन को उसने बुला के कहा आरिफ नकवी पे केस ना बनाओ। ये बशीर मेमन का स्टेटमेंट है, टीवी पे आके दिया उसने। दोस्त आपका है, पैसे आपको देता है। आलिया साहबा उसका लिंक शेयर करें, दूसरों पे लगाएं। उसका आलिया साहबा लिंक शेयर करें। एक सेकंड में मैं लिंक शेयर करें, मेरे पास खुला हुआ है एब्राज फाउंड ये जी। अच्छा, अब आप चुप करके सुनेंगे, आप बीच में बोलेंगे नहीं। मैं लिंक मंसूर साहब के साथ शेयर करूं। मैं एक ब्रेक लेता हूं। आलिया साहबा मैं वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। नहीं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, आप ब्रेक में मुझे लिंक भेजिए, मैं स्टोरी को भी पढ़ लेता हूं, पता लग जाएगा कि फैक्चुअली वाकई वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये खबर आई है कि नहीं आई। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले आलिया हमजा साहबा बता रही थी कि शरीफ खानदान के हवाले से एक स्टोरी आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर जिसमें कहा गया था कि जी उन्होंने पैसे दिए थे और उन पैसों के एवज जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो सेल थी उस सिलसिले में ये डील हुई थी। मुझे आलिया हमजा साहिबा ने ब्रेक के अंदर ये लिंक भेजा है, मैंने उस लिंक को पढ़ा है। ये बेसिकली डॉन के अंदर ये खबर शाया हुई थी और उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये खबर उठाई है। उसमें वो ये कहते हैं कि जी एक बिजनेसमैन थे नवेद मलिक साहब, उन नवेद मलिक साहब को $20 मिलियन जो है वो पेमेंट हुई थी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कहा था कि जी मैं शरीफ खानदान का इन्फ्लुएंस जो है इस्तेमाल करवाऊंगा आपका स्टेक बिकवाने के लिए। ये आलिया साहब अब आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये जिनके टर्म्स इनके साथ हो, जो इनको रिश्वतें देते हो ना, उन्हें इमरान खान साहब से इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। और हमारा फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। देखिए जी, हमारा फॉरेन फंडिंग केस नहीं है हमारा। देखिए मेरी एक बात सुने, हमें तो इतनी दुनिया फंड करती है, पॉलिटिकल फंडिंग की पार्टी है। अब आप लोगों की तरह थोड़ी है कि उसामा बिन लादेन से हम फंडिंग लेंगे और बेनजीर की हुकूमत गिराएंगे, या उसकी तरह थोड़ी है कि शरीफ फैमिली का बेटा जो है वो बाप के अकाउंट में जमा कराएगा। जितने फंडिंग करते हैं अपनी बारी पे नहीं प्रूफ आलिया साहब बात कंप्लीट अभी अबराज ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मैंने लिंक भेजे हैं जी। मैं अबराज से कह रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। मेरी एक बात, ये भी मैं बताता हूं, जल्दी क्या है इन्हें इतनी इनकी बारी पर आप पढ़ लीजिएगा और इनको बता दीजिएगा, मैं अपनी बारी पर दोबारा उसका जवाब दे दूंगी। बात सिर्फ इतनी है मंसूर साहब, यहाँ बातें जो हो रही थी, 2-4 बातें जिन पर मैं करना चाह रही थी, बात ये कहीं से कहीं ले गए हैं। फॉरेन फंडिंग नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है। ना इंडियन फंडिंग साबित हुई है स्क्रूटनी रिपोर्ट में, ना इजरायली फंडिंग साबित हुई है। नाम है इंडियन नेशनल के, इल्जाम लगा आज। देखिए मैं तो रिपोर्ट पढ़कर आई हूँ, आप अपनी रिपोर्ट ना पढ़े हो। यहाँ आकर इन्होंने अभी तक स्टेट बैंक को रसीदें जमा करानी है, वहां जाकर रसीदें जमा करा। हमारे पॉइंट्स बड़े क्लियर हैं। इंडियन नेशनल से पैसे क्यों लिए थे? 2013 से
देखिए जी, प्लीज अपनी बारी पर बात किया करें। मुझे मंसूर साहब बैठे हैं। चलें जी, अफनान साहब आप प्लीज अपनी बारी में बात करें जी। आलिया साहब को बात कंप्लीट करें। लेकिन आप देखिए मंसूर साहब ये इतनी गलत बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ देखिए ने ये बात कही है कि इनके पैसे यहूदियों ने पैसे लिए जी। अफनान साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप उस वक्त डिनाई कर लीजिएगा, अभी इनको बात कंप्लीट करें। आलिया साहब बात कंप्लीट करें जी आप अपनी। देखिए, बात सिर्फ इतनी सादा सी है, तीनों के फंडिंग के केस सामने चलेंगे, ओपन हियरिंग में चलेंगे, अवाम के सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। हम तो यही चाहते थे, हमारी इस केस के अंदर सुनी गई है। अच्छा है तीनों केसेस साथ चले, इसमें इतना शोर मचाने की जरूरत है। मज़हर साहब, जिससे फॉरेन फंडिंग ली होगी, जिससे किकबैक्स ली होगी, मज़हर साहब क्या ये मुतालबा जायज है? क्या ये मुतालबा जायज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जी सारे केसेस इकट्ठे चलें, लेकिन उसके ऊपर फिर मुस्लिम लीग नून ये कहती है जी इनका केस 7 साल से चल रहा है, ये किस तरह मुमकिन है कि सारे केसेस को एक साथ जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जाए? देखिए मंसूर, सीधी सी बात है। पहली चीज़ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो खुद फैसले करते हैं। मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है ना, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंडिविजुअल पावर ख़त्म है। यानी कोई वो वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअली कोई इस तरह फैसले नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास एक ही वोट होता है, ठीक है, इक्वल होता है वो। ये चीज़ पहले ज़रूर थी इस चीज़ में। दूसरी बात देखें, फॉरेन फंडिंग केस से पीपल्स पार्टी या PMLN तो नहीं लेकर गई कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि उन जमातों का भी हो। वो तो आपकी पार्टी का मौजूदा मेंबर है, एक्स मेंबर है, वही लेकर गया है ना, वही रेज कर रहा है ये क्वेश्चन, उसी ने क्वेश्चन रेज किए। आपकी पार्टी के अंदर का इशू है ये बाहर का इशू नहीं है, पार्टी के अंदर का इशू है। तो आप एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर अ सेपरेट केस तो फाइल कर सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की फंडिंग के बारे में भी ये इत्तलात हैं और आपके पास अगर कोई एविडेंस है ज़रूर पूछें। मुस्लिम लीग नून के बारे में भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक केस है जो आपकी पार्टी का है, उसमें जाके आप ये नहीं कह सकते कि बाकी पार्टियों की फंडिंग्स के। तो इलेक्शन कमीशन का एक तरीका है, वो तरीका ज़रूर फॉल्टी है कि मैं लिस्ट दे देता हूं आपको सेंट्रल कमेटी की के इलेक्शन हुए पार्टी के, इलेक्शन कमीशन मनोहन मान लेता है, उसको कहीं इन्वेस्टिगेट नहीं करता। हम फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट कराते हैं जो उसकी कहीं काउंटर चेक नहीं होती। तो इस आखिरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इमरान खान जो एतराज़ कर रहे हैं, तो पहले तो वो ये गलती माने कि उन्होंने उनका नाम किस बुनियाद पे प्रपोज किया था, वो क्या क्वालिफिकेशन थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। और इस चीज की इसका सर मैं कल मज़हर साहब कल हमारे साथ असद उमर साहब थे, मैंने ये सवाल उनके सामने रखा था, तो उसका जवाब इन्होंने ये दिया था कि नहीं सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं था, इसमें अपोजिशन लीडर और वजीर आजम दोनों की मर्जी से हुआ था, तो सारा जिम्मा आप हमारे पे मत डालिए। बल्कि उन्होंने कहा ये प्रपोज उन्होंने किया था। मंसूर, पहली चीज ये कि वो तो बताएं कि उन्होंने क्या क्या मेरिट देखी थी उनमें। हाँ, PTI ने क्या मेरिट देखी थी, ठीक, ये तो बताएं ना कम से कम, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बेसिकली हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, एक कंसेंसस बना था ना जी, कंसेंसस के बाद ही उन्होंने फैसला किया था। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद सेनेटर अफनान या आरिफ नकवी साहब वाली बात के ऊपर मैं जानता हूँ मजीद कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद उनके पास जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे आरिफ नकवी साहब के हवाले से। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब इस पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जब आपकी बारी आएगी तो फिर बात कर लीजिएगा। सेनेटर साहब ओवर टू यू। देखिए बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का क्लॉज 6 है 6(3) वो प्रोहिबिट करता है कि आप किसी फॉरेन नेशनल से पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, ये बड़ा वाज़ेह हमारे कानून में लिखा हुआ है। आरिफ नकवी साहब ने ये बात एक्सेप्ट की है कि जो पैसा उनकी कंपनी थी वुटिन क्रिकेट लिमिटेड, दुबई बेस्ड कंपनी थी, जिसने $2 मिलियन ट्रांसफ़र किए PTI के अकाउंट में पाकिस्तान में। ये स्क्रूटनी कमेटी जो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ECB में बैठी है, उसने ये वाली बात की है, ये पब्लिश हुई भी है, मैंने आपको भेज भी दी है। इससे भी ज़्यादा इनक्रिमिनेटिंग बात सुने, एक खातून है, इनका नाम है रोमिता शेट्टी, जो इंडियन नेशनल है, जिसकी कंपनी है अहिंसा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड मुंबई में। इसने मिलियंस ऑफ रुपीस की फंडिंग वहां से पाकिस्तान की है PTI को। ये बात स्क्रूटनी कमेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये आपको मैंने रिपोर्ट भी भेज दी, आप देख सकते हैं उस रिपोर्ट को। अच्छा। तो मुझे बताएं, रोमिता शेट्टी से पैसे लेने वाले, जो बाहर से यहूदियों से पैसे लेने वाले, वो दूसरों को कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं वो चोर हैं। आप मुझे ये बताएं, ये कैसे हो सकता है कि जब इलेक्शन का लॉ ये वाज़ेह तौर पे कहता है
कि आप बाहर से पैसे किसी फॉरेन नेशनल से नहीं ले सकते, तो इन्होंने किसी तो छोड़े, इन्होंने तो रमीजा शेट्टी से पैसे ले लिए। और उसके ऊपर आप देखें, चोर की दाढ़ी में तिनका देखें कितना जबरदस्त है कि ऊपर से आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं नहीं मानूंगा। आपको मालूम है आपने पैसे लिए, आप हर वक्त डेढ़ होशियारियां ना करा करें, सारा पाकिस्तान जानता है आपने पैसे लिए। और आप जब आपको नजर आ गया कि अब रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आप चीखें मार रहे हैं, आपकी चीखें निकल रही हैं। बात यह है कि आवाम जो है वो रमीजा शेट्टी के लिए नहीं निकलेगी इस्लामाबाद आने के लिए, अवाम फारा गोगी के लिए नहीं निकलेगी, ना बुशरा बीबी की जायदादों के लिए निकलेगी। अवाम पागल है, कहते हैं आप इंडियन नेशनल से पैसे लें, आप करप्शन करें, तोशा खाना सारा गजारा खाली कर दें, आप जो है वो झूठ बोले लोगों से, आवाम से। आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आप सारी बातें भुला के आवाम को एक ट्रक की आलिया साहिबा, क्या आप डिनाई करेंगी इस खातून के हवाले से ये भारतीय नेशनल जिसका जिक्र कर रहे हैं सेनेटर साहब कि उनसे कोई पैसे आए हैं या नहीं आए? मैं सबसे पहले तो इन्होंने जिसका कहा है ना क्रिकेट मैच का है, वो बड़ी क्लैरिटी से सारी दुनिया को पता है। अब आकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। ओवरसीज ने एक चैरिटी मैच अरेंज किया था जिसके पैसे अरेंज हुए थे और वो पैसे आए थे, बड़ी क्लैरिटी से ये बताया जा चुका है। और ये जिन खातून का नाम ले रहे हैं ना, अब मैं तो नहीं ये जानती कि इन्होंने इनको फंडिंग की हो, हमारी फंडिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्क्रूटनी रिपोर्ट जाकर देख लें। और अभी तो मैं कह रही हूँ ना, वो तो पब्लिक हो चुकी है, सारा मीडिया स्क्रूटनी करता रहा है। एक सेकेंड देखिए, मैंने इनकी बात सुन ली है, मुझे न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, मैंने वो आर्टिकल शेयर कर लिया है पूरा। देखिए एक सेकंड अपनी बारी पे बोला करें ना। पूरा आर्टिकल छोड़े, स्क्रूटनी रिपोर्ट निकाले, मीडिया ने 32 करोड़ निकाले थे, वो भी पता चला डुप्लीकेशन हुई थी, एक अकाउंट से PTI के दूसरे अकाउंट में गए थे। यहाँ पर ये जो बात कर रहे थे ना, शर्म आती है, जो बात होती है औरतों के बारे में बात, देखिए मैं पहले डिनाई कर चुकी हूँ। आप देखिए प्लीज एक सेकेंड अफनान साहब, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दिया करें। और हम जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं ना, हमारे बड़े जेन्युइन से सवाल है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और PMLN की फॉरेन फंडिंग पे तो काम कर नहीं सकती। EVM का मतलब ये है कि कोई डाका मारे और वो कहे जब तक सारे डाकू नहीं पकड़े जाएंगे मेरा भी केस न चले। वोटों के खरीदो फरोख्त को वो रोक नहीं सकती। यही मतलब वो आप यही कह रहे हैं कि जब तक सारा के खिलाफ वो कार्रवाई वोटों के खिलाफ वो कार्रवाई कर नहीं सकती। अगर कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा आप सिर्फ आलिया साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा, इलेक्शन कराने के। आलिया साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा आलिया साहब। मैं ये कह रहा था कि आपको याद होगा पैनमा का जब केस चलता था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून भी ये कहती थी कि जी पैनमा के अंदर और भी लोग हैं, आप उनका क्यों नहीं पूछते? तो आप ये कहते थे कि नहीं, नवाज शरीफ इस वक्त जो है उनका केस चल रहा है, आप जवाब दें। तो ये फॉर्मूला फिर आप लोगों के लिए ना चलेगा। मंसूर साहब एक सेकंड मैं उन दोनों बातों का उस वक्त भी जवाब देना चाहती थी, बाद में ये बात कहीं और चली गई थी। पानामा पर जब हमारे से बात हुई थी ना, और मजहर साहब ने जो बात की थी, 114 से 120 दिन नॉन स्टॉप हमने, और बीच में यही छुट्टियां भी आ गई थी सर्दियों की, हम उस केस के पीछे पहली दफा जब हम उसको वो सुप्रीम कोर्ट में गया था तो रजिस्ट्रार ने उसको बाहर निकाल दिया था। हमें दोबारा जाना पड़ा, हमें अदालत का दरवाजा बार बार खटखटाना पड़ा, फिर GIT बनी, फिर फैसला हुआ। एक दिन में पनामा ने हमारे लिए फैसला नहीं किया था। और दूसरी बात जो यहाँ पर 2013 के 2013 के जो इलेक्शन की बात करें कि इमरान खान साहब बिस्तर पे पड़े थे, 4 महीने बाद 100 पिटिशंस आई। इनकी पिटिशंस 2018 के बाद 10 पिटिशंस आई, किसी ने परस्यू नहीं किया। पेपर लेकर आए, 4 हल्के खुलवाने थे, 100 हल्कों की पिटिशन, 4 हल्के इन्होंने नहीं खोल सके। जब जब जुडिशियल कमीशन बना, जो कुछ आया हमने तब भी माना, लेकिन हमारी एक पूरी स्ट्रगल थी। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, सेनेटर इरफान खान साहब और मजहर अब्बास साहब। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।